दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें भारतीय S-400 की हैकिंग और डाटा लीक को लेकर नई अपडेट सामने आई है। चीन की तरफ से भारत के लिए एक नई डिमांड रखी गई है और जमीन के बदले अपनी सेना को वापस हटाने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा फ्रांस भारत से एक बड़ी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है और केरल के मुख्यमंत्री द्वारा अलग से विदेश सचिव की नियुक्ति पर कड़ी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर दोस्तों यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है और ये काफी शॉकिंग खबर है, क्योंकि यूक्रेन के हैकर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सीक्रेट जानकारी S-400 की चुरा ली है। आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है S-400 मिसाइल डाटा लीक, यूक्रेनियन हैकर्स एक्सपोज डिटेल ऑफ इंडिया रशिया डील आफ्टर मोदी मॉस्को विजिट। दरअसल यूक्रेनी हैकर्स की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण राज लीक किए हैं। ये खबर तब आई जब रूस ने भारत को 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें सप्लाई करना शुरू कर दिया है। ये सब शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे के बाद। लंबी बातचीत के बाद रूस ने भारत को इस डील की सारी जानकारी ईमेल के जरिए भेजी। वहीं इन हैकर्स का कहना है कि उन्होंने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मदद से उस ईमेल को हैक किया। उन्होंने कई हथियारों की जानकारी जुटाई जो भारत के लिए थी। अब वे इस संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं, जिससे भारत के दुश्मन देश जैसे चीन और पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। लेकिन न भारत और न ही रूस ने इस हैक की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पर एक हिंसक नेता के साथ नजदीकियां बढ़ाने का आरोप लगाया। मोदी की यात्रा से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन के एक बच्चों के अस्पताल पर हमला किया था, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस यात्रा के विरोध में यूक्रेनी हैकर्स ने इन्फॉर्म नेपाल्म के साथ मिलकर भारतीय रूसी हथियार डील की जानकारी उजागर की, जिसमें S-400 के बारे में विस्तार से बताया गया, जैसे कितनी मिसाइलें खरीदी गई और अन्य उपकरणों की जानकारी। वहीं इस पूरी डील में एक महत्वपूर्ण भूमिका व्लादिमीर चेरवाकोव की थी, जो मॉस्को स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एयर डिफेंस विभाग के प्रमुख है। उन्होंने अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजा, जिसमें S-400 सिस्टम की डिटेल सूची थी। इसमें कितने घटक हैं, उनके कोड शामिल थे। साथ ही रूस भारत को कितने एमुनेशन भेजेगा ये भी बताया गया था। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी इन हैकर्स के द्वारा पब्लिश की गई है वे कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। इसमें एक बैटरी में कितने मिसाइल है, कितने लॉन्चर है, इन्हीं सब की डिटेल है। लेकिन इससे S-400 की कैपेबिलिटी कहीं से भी कम नहीं होती। लेकिन इस पूरे एपिसोड से भारत और रूस के बीच में जो सीक्रेसी मेंटेन थी उसको झटका लगा है। साथ ही यूक्रेन और भारत के बीच संबंधों में खटास आएगी। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तब से दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे की इम्पोर्टेंट जानकारी को इसी तरह से हैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार इन दोनों के बीच में भारत भी पड़ गया और इन हैकर्स की तरफ से ये जानकारी पब्लिश कर दी गई है। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि नंबर पता होने से S-400 की कैपेबिलिटी कम नहीं हो जाती। साथ ही किसी को क्या पता कि कब भारत सीक्रेट तौर पर S-400 की और भी डिलीवरी मंगा ले और इनकी संख्या को और भी बढ़ा ले, क्योंकि भारत के पास MiG-25 फॉक्सवेट फाइटर जेट भी था। ये दुनिया को तब पता चला जब भारत ने उसको रिटायर किया था। जी हाँ दोस्तों, MiG-25 फॉक्सवेट के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। ये भारत का सबसे सीक्रेट फाइटर जेट था, जो कि 25 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद जब डीकमीशन किया गया, तब दुनिया को पता लगा कि भारत के पास ये फाइटर जेट भी है। आप सोचकर देखिए, 1980 से 2006 में जब डीकमीशन इसको किया गया, तब जाकर लोगों को पता चला कि भारतीय सेना में एक ऐसा फाइटर जेट भी था। इसीलिए यूक्रेन के हैकर्स की तरफ से लीक की गई ये जानकारी भारत के लिए कोई बहुत बड़ा मसला क्रिएट नहीं करने वाला। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे भारत की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, या फिर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर
बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई थी और दोनों देशों के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर जोर दिया गया और अपनी अपनी सेना को पीछे हटाने की बात कही गई। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से चीन की तरफ से एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया और एक बेवकूफी भरी डिमांड भारत के सामने रखी गई। दरअसल चाइना की तरफ से कहा गया है कि हम भारत की सभी बात को मानने के लिए तैयार है और अपनी सेना को पीछे भी कर रहे हैं, लेकिन भारत डेप्सांग और डेमचोक पॉइंट को छोड़ दे, ये चीन का हिस्सा है। चीन की तरफ से कहा गया है हमने गलवान वैली और पेंगयोंग सो से भी अपनी सेना को पीछे कर लिया है। यहाँ तक कि हॉट स्प्रिंग जो कि काफी ज्यादा मीडिया में भी छाया हुआ था, यहाँ से भी डिसएंगेजमेंट कर ली गई है। लेकिन भारत हमारी डिमांड को भी माने और डेप्सांग और डेपचोंग इलाके को भारत माने कि ये चीन का हिस्सा है। दोस्तों देखा जाए तो इस समय चीन काफी ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे अपनी सेना को पीछे करने पर मजबूर उसे होना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि भूटान में जब डोकलाम विवाद हुआ था उस समय भी चीन काफी ज्यादा आक्रामक हुआ था और अपनी भारी सेना की डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर कर रखी थी। लेकिन जब देखा कि भारतीय सेना टस से मस नहीं हो रही तब मजबूरन उसे अपनी जीत छोड़नी पड़ी और डोकलाम से जाना पड़ा था। और सेम यही चीज अब LAC पर भी देखी जा रही है। पेंगयोंग सो, हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली तक चाइनीज आर्मी आ गई थी, लेकिन अब वे धीरे धीरे पीछे होते होते डेप्सांग और डेपचोंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जाते जाते उसे कुछ तो मिल जाए। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कहा कि जो हमारे एग्रीमेंट थे कि बॉर्डर पर भारी सेना तैनात नहीं रहेगी और हमारी जो पहले वाली स्थिति थी वही वापस होनी चाहिए। साथ ही डेप्सांग और डेपचोंग से ट्रूप्स को हटाना होगा चाइना को। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरह के दाव पेच दोनों देशों की तरफ से चले जा रहे हैं और जाते जाते कुछ एरिया को हड़पने की कोशिश चीन करना चाहता है। लेकिन उसके इन मंसूबों पर भारतीय सेना और भारतीय कूटनीति फिलहाल पानी फेर रही है। हालांकि दोस्तों फिर भी भारत को चीन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिक्किम बॉर्डर के पास उसने ऑलरेडी J-20 की तैनाती कर रखी है। साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि बॉर्डर के पास वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे किसी बड़े युद्ध के दौरान अपनी सेना को जल्दी मोबिलाइज किया जा सके। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ने हाल ही में बताया कि उनकी कंपनी को सप्लाई चेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण उनके फैल्कॉन जेट्स और राफेल लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन में देरी हो रही है। एरिक ने बताया कि विशेष रूप से एरोस्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ सप्लायर्स की कमी की वजह से ये समस्याएं हो रही है और इससे डिलीवरी टाइमलाइंस और कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। और दोस्तों इन्हीं समस्याओं के बीच में भारत की एंट्री होती है, क्योंकि भारत इस समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत और डेसॉल्ट एविएशन के बीच मजबूत संबंध बने हैं। भारत को डेसॉल्ट की सप्लाई चेन नेटवर्क का विस्तार करने का एक नया अवसर भी मिला है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि नोएडा के अंदर डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन वगैरह देखी जा रही है। जब से भारत ने राफेल फाइटर जेट को खरीदा है तब से इसकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है। डेसॉल्ट एविएशन के पास वर्तमान में 223 राफेल विमानों का ऑर्डर बैकलॉग है, जिसमें से 159 एक्सपोर्ट ऑर्डर, वहीं 64 फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के लिए है। सप्लाई चेन की समस्याओं को जल्द ही डेसॉल्ट एविएशन हल करना चाहता है और इसके लिए वह एक भरोसेमंद पार्टनर को ढूंढ रहा है और भारत एक बेस्ट ऑप्शन बनकर फ्रांस के लिए इस समय आ रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि केरल से निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को बनाते हुए भी मुझे काफी दुख हो रहा है कि मुझे भारत के एक राज्य के लिए इस तरह की खबर बनानी पड़ रही है। हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी के बयान और केंद्र की पॉलिसी बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है और अब इसी रास्ते पर चलते हुए केरल की तरफ से भी हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया था, जो कि शायद आपको पता होगा, जिसके तहत केरल ने अपने लिए एक अलग से फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, यूं तो फॉरेन सेक्रेटरी देश का होता है, लेकिन केरल राज्य ने अपना अलग से फॉरेन सेक्रेटरी
बनाने की घोषणा की थी। इसके तहत एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के वासुकी को विदेश सहयोग मामले में विदेश सचिव नियुक्त किया गया। अब इस पर केंद्र सरकार की तरफ से काफी कड़ी प्रतिक्रिया ली गई और उन्होंने बताया कि ये संविधान के खिलाफ है और इस तरह की हरकतों से राज्य को बाज आना चाहिए और विदेशी मामलों पर राज्य का कोई रोल नहीं होता और उस मैटर पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वहीं भाजपा की तरफ से बताया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को मुख्यमंत्री जल्द ही एक अलग दूतावास और एक विदेश मामलों के मंत्री की मांग कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह से केरल और वेस्ट बंगाल से ये खबरें सामने आ रही है, ये बेहद दुखद है। बहरहाल इस मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।